सवाल था लोगों के मन में था इतनी बड़ी है तो फिर से आसमान पूरी होगी। फीस मुश्किल है, ये लोग सोचते होंगे। शिक्षा की बात करें तो प्रदेश ही नहीं देश भर में सिरमौर कही जा सकती है प्रिंस एजुकेशन हब। आज हमारी टीम पहुंची है प्रिंस एजुकेशन हब के रेजिडेंशियल कैंपस के अंदर, जहां जानेंगे कि किस प्रकार से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है या रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर किस प्रकार से एक्टिविटीज होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो आज हमारे साथ प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन सर हैं पीयूष सुंडा सर, इनसे भी जानेंगे और पूरा टूर देंगे किस प्रकार से इसके अंदर एक्टिविटीज होती है, किस प्रकार से पूरा मैनेज होता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सगला आपनु मेरता चैनल का दर्शकान माके तरफों घनी घनी राम राम साय। अच्छा, सब समूह पहली मारी और सवाल वही है कि प्रिंस लंबे समय कई दशकों शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है, अच्छा काम करी, लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल की क्यों जरूरत पड़ी। देखो, प्रिंस स्कूल है जो प्रिंस एजुकेशन अब की मूल जड़ है, पैतृक संस्था है जठों में आगे बढ़िया। बीम धीरे धीरे टावर बढ़ता गया तो पहले तो पुरानी स्कूल चलती बैठे हॉस्टल चलती, जो जो टावरों की संख्या बढ़ी जहाँ बैठे हॉस्टल की संख्या कम पड़े लगी। भी कैंपस में IIT नीट भी आप चलावा तो जिस जो संख्या बढ़ी कैंपस भी छोटो हो, खेलकूद का मैदान कम है और धीरे धीरे यहाँ लगे कि राजस्थान बोर्ड का स्कूल भी CBSE की तरह एक भव्य शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम को कैंपस मिलना चाहिए। तो आप प्रिंस स्कूल की अपनी मूल है बिन डे स्कॉलर की राख दी और प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल को कैंपस सैकड़ों बीघा में एकदम खुलो गांव के बीच में, गांव के कोना पर बना दियो। पालवा, श्यामपुरा, तासर तीनों गांव के त्रिवेणी संगम पे प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल आज के दिन है और यहाँ बच्चों को खुले मैदान, खुला कैंपस, सब चीजें मिल रही हैं। अच्छा, बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं कि अगर बच्चा क्लासरूम के अंदर रहेगा जैसे लगेगा शहर के अंदर है और खिड़की से अगर मुंह बाहर निकालेगा तो पूरी गांव की फीलिंग आएगी। ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको ये फील नहीं लगेगा कि मैं खेत से बाहर हूं, और पढ़ने का तो अब जब भी बोर्ड पे ध्यान करेगा जैसे लगेगा कि मैं हाईटेक क्लासरूम के अंदर। आइए चलते हैं। ऐसी आपने गाड़ी भी खूब जगह देखी होगी, कई रिसोर्ट वगैरह में देखी होगी, लेकिन प्रिंस के अंदर वो भी है। इस गाड़ी में बैठ के पूरा टूर हम करने वाले। कैंपस में जब बच्चा कैंपस के अंदर है ना तब तो लगेगा कोई दुबई में आ गए, और जैसा आपने कहा भाई खिड़कियों से बाहर का नजारा देखेंगे तो चारों तरफ खेत खलियान हरियाली सुंदरी सुंदर मनमोहक दृश्य। अच्छा, मतलब कह सकते हैं बच्चों को गांव की याद आएगी तो खिड़की से बाहर देखेगा गांव दिख जाएगा। बिल्कुल, आइए जानते हैं चेयरमैन साहब के साथ और इस रेजिडेंशियल स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल साहब है जो सेना से रिटायर हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक फौजी इस कमान संभाल रहे हैं तो डिसिप्लिन तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का होगा। सर अब हम कहाँ जा रहे हैं इस गोल्फ कार के अंदर बैठ के। अपने प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का एक मिनट थोड़ा सा स्टॉप लगा दे, थोड़ा सा कैमरा घुमा दे और आप ये देखें कि ये प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का जो कैंपस है ये बहुत बड़ा खुला ग्रीन कैंपस है, इसलिए इस कार्ट के माध्यम से आपको घुमाएंगे। अगर पैदल घुमाएंगे तो था गोडा दुख में लग जाला माजी, 100 बीघा में लगभग है। हाँ गोडा दुख है था लिए पूछाऊं कि आपने कार्ट ही घुमाओ। कार्ट अब हमारी शुरू हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर है कर्नल साहब। सर गुड नेम सर आपका। I'm कर्नल कपिल देव कौशल। जी सर, तो सेना का जो डिसिप्लिन है वो किस प्रकार से अप्लाई यहाँ स्कूल पे कर रहे हैं आप। मैंने जो है वो सेना शिक्षा कोर में काम किया है। मैंने सारी उम्र बच्चों को पढ़ाई है सैनिक स्कूल में, आर्मी स्कूल्स में। हम डिसिप्लिन के लिए बच्चों को सवेरे 5:45 बजे पीटी के ग्राउंड में लेके आ जाते हैं और 35 से 40 मिनट बच्चों की वर्जिश, पसीना निकालते हैं बच्चे, और उसके बाद अपना नहा धो के तैयार होके बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो 7:40 पे एग्जैक्टली मॉर्निंग असेंबली के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल अपना पूरा टाइम टू टाइम चलते हैं वो, और उसके बाद में 8-10 के करीब बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अभी सर बता रहे हैं अभी कौन सी लोकेशन से निकले सर सुंडा सर। अब हमें यहाँ प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का स्विमिंग पूल कॉर्नर आ गया। एक ब्लॉक इधर बना हुआ है, दूसरा आगे, तीसरा और आगे, ऐसे खूब सारे ब्लॉक हैं जिनसे घूम रहे हैं। और कर्नल साहब ने यहाँ जो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल रहे तो इन्होंने फौजी सिस्टम लगा दिया, यहाँ पूरा का पूरा सैनिक स्कूल का सिस्टम अप्लाई हो गया। बिल्कुल, डिसिप्लिन की तो बात खत्म हो जाती है जब कर्नल साहब का नाम लेंगे, क्योंकि सेना का जो डिसिप्लिन है वो उसके आगे कोई डिसिप्लिन चलता नहीं है। सर जिस प्रकार से आप आए हैं यहाँ पे बच्चे, क्योंकि कई परिवेश के बच्चे आते हैं सिटी के या ग्रामीण के, तो उन बच्चों का जैसे अपन डाइट वगैरह कह सकते हैं या खाने का टाइमिंग उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं, कितनी परेशानी आती है शुरुआती दौर में। हमें कोई परेशानी नहीं जी, खाने का इनका हमने टाइम टू टाइम मैनेज किया हुआ है। ब्रेकफास्ट के टाइम में है, लंच का टाइम जो है बच्चों को बांटा हुआ है कि उसमें ऐसा है कि 2 से 3 क्लासेस में बच्चे जाते हैं, अपना खाना खा के आते हैं, टाइम बांटा हुआ है उनका।
बिल्कुल। अब एक बार सुंडा साहब बताइए, अलग अलग सर ये कैंपस आ गए हैं, कौन कौन से कैंपस हैं सर? अभी प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का सिंगल ही कैंपस है। हाँ। सिंगल कैंपस अलग अलग ब्लॉक में बना हुआ है। इधर आप देखेंगे आगे डाइनिंग हॉल आ रखा है, बॉयज हॉस्टल्स यहाँ पे हैं, और एकेडमिक क्लासरूम का एक ब्लॉक यहाँ पे है। एकेडमिक क्लासरूम के यहाँ 3 ब्लॉक बने हुए हैं, उसमें एक ब्लॉक यहाँ है, ब्लॉक नंबर 1। हाँ ब्लॉक नंबर 1 है। सामने प्रेयर असेंबली का ग्राउंड है, और यहाँ पे बच्चों की प्रेयर सुबह होके रूटीन शुरू होता है। जैसा कर्नल साहब ने कहा कि पिन पॉइंट विशल वाला सिस्टम सुबह से शाम तक चलता है। 6:15 बजे, आई मीन 6:20 पे एक विसल लगती है, बच्चे सारे के सारे वापस चले जाते हैं। और 5:45 पे एक विसल लगती है, सारे के सारे इकट्ठे होकर अपना अपना गेम वगैरह जो भी करनी उन्होंने खेल के, और 6:20 पे यहाँ से वापस जाके नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट, और 7:20 पे एग्जैक्टली बच्चे जो है वो मॉर्निंग असेंबली के लिए आ जाते हैं। सर अगर बात करें स्पोर्ट्स का भी, अंदर से आज ये नया कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन हुआ, बच्चों को किस प्रकार से स्पोर्ट और एजुकेशन के अंदर डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से टाइम मैनेज करवाते हैं? स्पोर्ट्स जो है वो आई मीन शाम के वक्त होती है स्पोर्ट्स के टाइम पे ही। तो जो बच्चे जो गेम खेलना चाहते हैं, कोई बच्चा बैडमिंटन खेलना चाहता है, कोई बच्चा शूटिंग के लिए जाना चाहता है, कोई बच्चा जिम करना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसा कि आपको बताया भी होगा, 800 बच्चा तो अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही एंगेज हो सकता है। कुछ बच्चे फुटबॉल के लिए जाएंगे, वॉलीबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, है ना। तो वो सारे का सारा हमारा गेम टाइम में जिस बच्चे ने जो गेम खेलनी है, जहां खेलना, अगर वो कोई गेम नहीं खेलना चाहता तो हम उसको ये बोलते हैं कि तू भाग ही ले जा, यहाँ पे भाग के आ जा, वॉक कर ले तू, लेकिन खाली नहीं बैठना है, बैठना नहीं है गेम के टाइम में, कुछ ना कुछ करना है। फौजी लोग जवानों को खाली नहीं रहने देते, है ना। और जवान अगर खाली बैठा है तो उसको कहेंगे खड्डा जंग खोद लग लो, जाएगा, जंग लग जाएगा। खाली दिमाग शैतान का होता है। खड्डा खोदो, तो खड्डा खोदेगा, फिर बोले क्या करना है, बोला अब इसको वापस मोड़ दो। तो मैंने यहाँ पर ये खाली बोला नहीं कि रहना बच्चे है। अगर कोई गेम नहीं खेलने का मन है ना तेरा, कुछ ना कर, तू वॉक करके आ जा। मतलब कैंपस में इतनी 1.5 किलोमीटर की एक वॉक, कैंपस में 1.5 किलोमीटर का एक चक्कर बनता है हमारा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ वॉक ही करके आ जा, भागने तो भाग ले, वॉक कर ले, जो करना कर, लेकिन खाली नहीं बैठ। सुंडा साहब मारो एक सवाल भी है, देसी भाषा में पूछ लूं कि आपा जगह कैंपस में घूम रहे हो तो एक छोटो सो कैसे ट्रेलर है, इतो बड़ो कैंपस है, एक पूरी नगर पालिका जितनी जनसंख्या पढ़ा रही हो, तो लोगों ने भी थोड़ी सी मेंटली देवे कि इतनी ज्यादा भीड़ है, की प्रकार की कर मैनेज कर रहे हो? देखो ऐसा है कि भीड़ शब्द को कंट्रोल करने के लिए हमने एक ही तरीका अपना रखा है। कैंपस अलग अलग डिवाइडेड, लेफ्ट लो, अलग अलग डिवाइडेड कैंपस, और उस कैंपस में भी जैसे 4 वर्ग बना दिए, प्राइमरी अलग, मिडिल अलग, सेकेंडरी अलग, साइंस अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग, सबके अलग अलग कोऑर्डिनेटर हो गए। ये सब चीजें होने के कारण एक कोऑर्डिनेटर के नीचे 400-500 बच्चा होता है, और वो उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। बिल्कुल सर। इन्होंने एक बहुत अच्छा एक ना वो किया हुआ है कि हर कैंपस को मेरे जैसे कई लोगों को इन्होंने दिया हुआ है, और जिम्मेदारी दे रखी है, और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी है जो कि जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हैं। तो इस तरह से स्मूथली चल रहा है इनका काम, पूरे का पूरा जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, पूरे का पूरा प्रिंस एजुकेशन। अब देखो जैसे ये कैंपस है, तो इस कैंपस में कर्नल कौशल साहब यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पूरा काम को कंट्रोल करते हैं। ये डिफेंस से रिटायर्ड हैं, सैनिक स्कूल्स इन्होंने काफी चलाए। इनके पीछे एक युवा बैठे हैं, हिमांशु मिटावा जी, ये यहाँ के असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सीनियर अनुभव हो गया और युवा सपोर्ट हो गया, हाँ युवा नेतृत्व हो गया। इधर विजय जी बैठे हैं, हमारे एकेडमिक देखते हैं, है ना। तो इन सब तरीके से हमारे पास अनुभवी और डायनेमिक युवा दोनों की टीम है, और वो टीम पूरे कैंपस को बहुत अच्छी। और भी कई लोग हैं, विक्रम सर हैं जो हमारा साइंस विंग का काम संभालते हैं, कोऑर्डिनेटर्स है ना। हाँ जी सर, 2 कोऑर्डिनेटर हैं जो कि आर्ट्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर की 11th और 12th देखते हैं, ठीक है जी। एक है जो कि 10th देखता है पूरी की पूरी, एक कोऑर्डिनेटर है जो 6 to 9th हिंदी मीडियम देखता है, एक कोऑर्डिनेटर है जो कि 6 to 9th इंग्लिश मीडियम देखता है, और एक कोऑर्डिनेटर है जो साइंस की क्लास 11th and 12th देखता है। टोटल 6 कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सर ने बताया कि यहाँ अनुभव भी है, युवा जोश भी है, युवा नेतृत्व भी है, पूरी तरह से सामंजस्य बिठा रखा है। सर अब जानना चाहेंगे, ये जो कैंपस है अभी आप जहाँ घूम रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड, कौन सी क्लास से शुरू हो रहा है, क्या आरबीएसई है, सीबीएसई, कौन कौन से पैटर्न है? प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 to 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर का कैंपस है।
और ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है, नो डे स्कॉलर, बॉयज गर्ल्स दोनों इसमें रहते हैं। और पूरा का पूरा अलग अलग ब्लॉक्स में बनाया हुआ आप देखेंगे। इधर हमारा ये तुलसी हाउस है ना, ये गर्ल्स का रेजिडेंस, शारदा हाउस है ना, ये सारे गर्ल्स के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज आ गए। सबके खेल कूद के मैदान अलग अलग है, सारा डिवाइड कर कर आप ये देखोगे ऐसा लग रहेगा कि कोई इंटरनेशनल स्कूल में कहीं डेवलप्ड कंट्री में हम घूम रहे हैं। उसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1.25 लाख रुपए सालाना से लेके 2.5 रुपए क्लास और मीडियम वाइज सालाना है। हाँ सर, ये मेरा सवाल था, लोगों के मन में था इतनी बड़ी है तो फीस आसमान पूरी होगी। फीस मुश्किल है, ये लोग सोचते होंगे 1.25 से 2.5 रुपए में सालाना में पढ़ाई, हॉस्टल, ड्रेस, रहना खाना, कपड़ों की धुलाई, एक्स्ट्रा क्लास, यूनिफॉर्म सब शामिल है। मतलब यहाँ मंत्रियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, अधिकारियों नेताओं के बच्चे भी पढ़ते हैं और आम आदमी के बच्चे भी पढ़ते हैं। इस हिसाब से इकोनॉमिकली अफोर्डेबल कैंपस इसको बना रखा है। बिल्कुल, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि किस पर ऐसे लग रहा है कि किसी मेट्रो शहर की एक पोस्ट कॉलोनी के अंदर आ गए, किस प्रकार से पूरी ग्रीनरी है, किस प्रकार से रोड है, पूरे जो ब्लॉक बने हुए हैं एक ही कैंपस के अंदर अलग अलग ब्लॉक बने हैं, उनको पूरी तरह से आप अब आज हम एक कह सकते हैं कि सडनली आए हैं, कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कितनी सफाई औचक नहीं से। बिल्कुल, आप लोग मेरता चैनल को औचक निरीक्षण चल रहे हैं और प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल कैंपस दिखाए जा रहे हैं। चारों तरफ खेल कूद का मैदान है। आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उद्घाटन हो ही है, जहाँ इंडोर के मान माने बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, टेबल टेनिस और लाइब्रेरी, जिम, ऐसा चीजा, शूटिंग रेंज, राइफल, पिस्टल, ऐसा चीजा मान मिल रही है। और भी पहली बार देखो सब 800 के करीब एक साथ भी मैं एक्टिविटीज कर सके। 800 बच्चा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक साथ एंगेज हो सके, इस हिसाबों में पूरी व्यवस्था बना रखी। अच्छा सर, अब बात हुए कि ग्रामीण परिवेश किसान का टाबर भी है, विशेषकर बेटियां सुरक्षा ने ले कई चिंता रहे, तो आप की प्रकारों बेनी सुरक्षा रख रहे हैं, की प्रकार बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुए और रेजिडेंशियल है, वैसे डेली का डेली बच्चा बाहर तो जाना ही नहीं है। देखो इस कैंपस की बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री से बाहर बिना परमिशन परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बिल्कुल। और सर किस प्रकार से पेरेंट्स से बात करने के लिए हॉस्टल बच्चों की क्या सुविधा कर? लड़कियों की बात की आपने अभी, लड़कियों के लिए कभी कोई अभिभावक यहाँ के गार्जियन उनका आता है मिलने के लिए, तो हमारा रूल है, हमारे ऑर्डर है यहाँ पे कि जैसे ही ऐसा होगा लड़की के पेरेंट्स को फोन किया जाएगा, लड़की के पेरेंट्स को फोन किया जाएगा उसी वक्त कि जी इस तरह से सो एंड सो बंदा आया आपका मिलने के लिए। अगर पेरेंट कंफर्म करता है कि यस उसको मिलने दो तो मिलने देंगे, नहीं तो नहीं मिलने। और सर सीसीटीवी देख रहा था, एक कंट्रोल रूम बना रखा है, सीसीटीवी पूरे का पूरा, पूरे के पूरे कैंपस के कैमरे, चप्पा चौकस है, बच्चा बच्चा फोकस है। बिल्कुल, उसमें कंट्रोल रूम वाला जो है किसी भी क्लासरूम में, किसी भी उसमें जो है वो देख सकता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी भी कॉरिडोर में, किसी भी मेस में, कहीं का भी उसको पता लग सकता है। उसके सामने पूरे के पूरे टीवी हैं पड़े हुए, और वो मेस में अगर कोई बच्चे दो सपोज झगड़ा ही करते हैं सपोज, तो उसको उसी वक्त पता लगता है, वो इन्फॉर्म करता है और वहां पे करस्पॉन्डिंग लाइव ट्रेसिंग होती है। लाइव ट्रेसिंग होती है। जैसे आपको लगेगा कि किसी अभय कमांड का सेंटर है, पुलिस की अभय कमांड का सेंटर है, ये अनुशासन के लिए जरूरी है, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और पेरेंट्स जिस उम्मीद के साथ बच्चों को यहाँ छोड़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है। जैसे आपने पूछा बच्चियों के लिए एक्स्ट्रा केयर है, एक्स्ट्रा सेफ्टी सिक्योरिटी है, वैसे तो हमारे चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, हमने सिक्योरिटी दोनों को ही फुल प्रूफ दे रखी है। बच्चा यहाँ बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएगा। कोई बिना परमिशन, कोई ऐसा ही माने कि मुझे तो अंदर रुकना ही नहीं है, वो तो जेल से भी भाग सकता है। तो जेल हमने बना नहीं रखी है, इंस्टीट्यूशन बना रखी है, पूरे मापदंड है। परमिशन से ही बच्चा इन होगा, परमिशन से ही आउट होगा, परमिशन से ही मिलेगा, पूरा सेफ सिक्योर डिसिप्लिन्ड वातावरण बना रखा है। सर एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिजल्ट, और रिजल्ट देने के लिए फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो किस प्रकार फैकल्टी अपने पास है, कहाँ से ट्रेंड है? देखो रिजल्ट नहीं है तब तो कोई नहीं आएगा, तो पहला काम तो हमारा है रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए शानदार स्टाफ और शानदार मैनेजमेंट। तो हमारे पास देश भर से रिक्रूटमेंट चलते हैं। प्रिंस एजुकेशन हब के पोर्टल पे डेली एप्लीकेशन आती है, मुझे इस सब्जेक्ट में अप्लाई, इसमें अप्लाई। हमारी टीम उनमें से शॉर्ट लिस्ट करती है, छांटती है। 100 एप्लीकेशन है, उसमें से 50 को छांट लिया कि इनको बुला सकते हैं, 25 को छांट लिया इनको बुला सकते हैं। उनको बुलाते हैं, उनका यहाँ आते ही सबसे पहले तो उनको पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद बच्चे को जैसे पेपर देते हैं वैसे पेपर दे देते हैं।
300 लोगों को बुलाया, 300 लोग एक पेपर देंगे। पेपर देने के बाद उसका तुरंत ओमार से रिजल्ट चेक होता है। 300 लोगों में से 250 लोगों को उसी टाइम भेज दिया जाता है कि आप कट ऑफ मार्क्स से पीछे हैं। अब जो 50 बच्चे हैं उनका सब्जेक्ट इंटरव्यू होगा, स्टूडेंट डेमो होगा, और उसमें से 5-10 को सिलेक्ट किया जाएगा। जी जी। तो आप ये मान लो इतने राउंड के बाद में किसी की छटनी हो रही है तो 99% संभावना है कि वो एक एक्सीलेंट टीचर है। सर अब बात करते हैं क्लासरूम की, तो जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट भी काफी हो रहे हैं, तो ऐसे क्लासरूम है जहाँ पे बच्चों को भर दिया जाता है जिससे बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होता और वो सवाल भी नहीं पूछ पाता अगर अटक रहा है। क्लासरूम की संख्या फिक्स है और मैंने कहा ना कि 3-4 एकेडमिक ब्लॉक बना रखे हैं अलग अलग। 6 to 8 का क्लास रूम है, सेक्शन ही अलग है, उनके कोऑर्डिनेटर अलग हैं। वो 11वीं 12वीं के बच्चों से उनका कनेक्ट ही नहीं है। 9th का अलग, 10th का अलग, 11th 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स का अलग, ये वाला प्री फाउंडेशन का अलग। ये वाला ब्लॉक जो है वो 6 to 9th इंग्लिश मीडियम, इस तरफ 6 to 9 हिंदी मीडियम, उस तरफ 10th 11th एंड 12th दैट साइड। सर अब बात कर लेते हैं, तो पेरेंट्स आते हैं और बच्चे भी कई बार 10th करने के बाद आते हैं, उसमें कंफ्यूज होता है कि बच्चा को साइंस दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं, उसमें किस प्रकार से काउंसलिंग करके बच्चे का हुनर चेक कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट इसकी रुचि है? देखो हमारा तो पहला ये रहता है कि 10th के बाद आना लेट माना जाता है। बच्चे का बैकअप है ना वो छोटी क्लासों में तैयार होता है। 6 से हम एडमिशन देते हैं, फिर हम मानते हैं कि 8th तक तो अच्छी एजुकेशन लेनी है तो 8th तक तो लास्ट बच्चे को आ ही जाना चाहिए। उसके बाद उनको तैयार किया जाता है। जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है वो 9वीं 10वीं में शुरुआत में डिसाइड कर लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि वो पढ़ कर तैयार हो गया, सब्जेक्ट की कंसेप्ट, करियर कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब 11वीं में जो बच्चे आते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर सब चीजें हमारे पास हैं। बच्चे की मार्कशीट देखी जाती है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक किया जाता है और उसके अनुसार उसको सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। सर सिक्कर का नाम लेते हैं तो सबसे दिमाग में आता है कि साइंस वाला बच्चा था, लेकिन मैं यहाँ बच्चों से बात कर रहा था, यहाँ आर्ट्स के कॉमर्स के बच्चे भी हैं, आर्ट्स वाले भी बच्चे कह रहे थे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर और आर्ट्स वाले जो पेरेंट्स और बच्चे हैं उनको कह सकते हैं 8 से लेकर 12th की पढ़ाई जो उनका फाउंडेशन है वो मजबूत होना कितना आवश्यक है? देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस, गुड कैरियर ऑप्शंस। तो साइंस आईआईटी नीट के बच्चे के हिसाब से सीकर के चर्चा के हिसाब से ज्यादा चर्चा में, लेकिन प्रिंस में तो हर सब्जेक्ट में बच्चा आता है और हमने हर सब्जेक्ट को स्पेशल कर रखा है। आर्ट्स में जो बच्चा आ रहा है वो साथ में सीयूटी की तैयारी कर रहा है, आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहा है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। कॉमर्स का बच्चा सीए की तैयारी साथ में कर रहा है। इसलिए साइंस का बच्चा आ रहा है वो आईआईटी नीट एनडीए एयरफोर्स नेवी है ना, इन सब के साथ तैयारी करता है। 6ठी से 10वीं तक का बच्चा ओलंपियाड की तैयारी साथ करता है। इसलिए हमने सारे ऑप्शन उनको दे रखे। सर ये प्रिंस एजुकेशन हब है, इसके अंदर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए कि कौन कौन सी तैयारी करवाने, कौन सी क्लास है, अगर बात कंपटीशन की तैयारी वगैरह। देखो हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा साथ में कंपटीशन की तैयारी करे, चाहे वो इच्छुक हो या ना हो। तो 6 to 10 तक के सब बच्चों को हम साथ में ओलंपियाड एसटीएससी की तैयारी करवाते हैं और उस तैयारी के कारण बच्चे का कंपटीशन का पैटर्न है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए 6 to 10 में ओलंपियाड सारे हैं, एसटीएससी है, इन सब की तैयारी कराते हैं। 11th 12th साइंस के साथ जेई नीट एनडीए एयरफोर्स नेवी है, आर्ट्स के साथ सीयूटी यूपीएससी ये है, कॉमर्स के साथ सीए फाउंडेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और इसके साथ साथ आप सीएस में जाना चाहो उसके ऑप्शन भी है। एग्रीकल्चर में आपको आईसीआर जेट की तैयारी का ऑप्शन 11th 12th के साथ। हर बच्चा कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। मतलब कहते हैं कि यहाँ से अगर पढ़ाई के लिए एक बार एंटर हो गया तो सक्सेस होके ही जाएगा। नर्सरी से नौकरी तक, नर्सरी से नौकरी तक, ये इनका टैगलाइन है। जी जी बिल्कुल। एक ये भी है कि प्रिंस से अच्छा कोई नहीं। देखो हर आदमी अपने आप में अच्छा है, लेकिन प्रिंस सबसे अच्छा है। तो अभी हम थे प्रिंस कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल कैंपस के अंदर। कैंपस तो कम पड़ेगा, एक छोटे मोटे कस्बे के अंदर थे जहां पर हम इस गोल्फ कार्ट से घूम रहे थे, उसमें भी हमने करीब आधा घंटे का समय लग गया है। और आप पैदल घूमेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा कैंपस होगा। हमने वो प्रत्येक सवाल सुंडा सर से, कर्नल साहब से पूछने का प्रयास किया जो हर पेरेंट्स के मन में होता है। अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले उनके हर पेरेंट्स के जेन में आता है कि किस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा, किस प्रकार से पैटर्न रहेगा। सर ने बिना सवाल के फीस बता दी। अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल है वो कहीं ना कहीं फीस बताने में हिचकते हैं। सर ने बता दिया कि जिस प्रकार से इस तरह का रूमर भी रहता है कि इतने बड़े ग्रुप बना हुआ है तो वहां पे फीस पता नहीं आसमान छुएगी। 1.25 लाख रुपए सालाना से लेके क्लास वाइज
₹2.25 2 लाख सालाना में पढ़ाई, हॉस्टल, ड्रेस, रहना खाना ऑल। बड़ी बड़ी बात बताइए, 1.25 लाख में भी प्रत्येक क्लास की इनके पास 1.25 लाख से भी हॉस्टल पढ़ाई की सुविधा भी शुरू है। तो आप भी अगर बच्चे का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं और अच्छी पढ़ाई कराना चाह रहे हैं तो एक बार सीखकर पधारिएगा और प्रिंस के एक बार एजुकेशन हब का विजिट जरूर करिएगा। आके यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का मैनेजमेंट देखेंगे और बच्चों का रिव्यू लेंगे तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है वैसा धरातल पर कितना सही साबित हो रहा है। नमस्कार।